हेलो बच्चों, आज हम आपके सम्मुख लेक्चर नंबर 6 के साथ उपस्थित हैं। इस लेक्चर में हम वैद्युत विभव से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए तो पहला आंकिक प्रश्न लेकर यहाँ चलते हैं। ये पहला जो आंकिक प्रश्न है, यद्यपि यह इस वैद्युत विभव से संबंधित नहीं है, ये शुरुआत में जब हम वैद्युत पढ़ रहे थे उससे संबंधित है। जरा देखें कि आपको कुछ बोध भी हुआ, बस ऐसे ही पढ़ते जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न है कि जब सूखे बालों पर कंघा किया जाता है तो यह कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, या आप यूं कह सकते हैं कि कागज के छोटे टुकड़े इस कंघा द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। और जब यही बाल थोड़ा गीला रहता है अथवा वर्षा के दिनों में यह क्रिया नहीं होती, अर्थात अब कागज के छोटे टुकड़े इस कंघा द्वारा आकर्षित नहीं होते। यह क्रिया क्यों होती है, इसी को हम जानना चाह रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल है। सवाल नंबर 1, इसका ए पार्ट मान लीजिए है, सूखे बालों पर पहले तो समझने सुनने का ऐसा क्यों होता है तभी लिखें। तो ध्यान दीजिए, सूखे बालों पर जब कंघा रगड़ा जाता है तो घर्षण द्वारा कंघा आवेशित हो जाता है। इस आवेशित कंघे के कारण कागज के टुकड़े के अणु पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं और कंघा द्वारा आकर्षण बल के कारण आकर्षित हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत जब बाल गीला होता है अथवा वर्षा के मौसम में यह घर्षण कम हो जाता है, जिससे कंघा आवेशित नहीं होता है और कागज के टुकड़े आकर्षित नहीं होते। अब तो समझ गए, आइए लिख लिया जाए। सूखे बालों पर कंघा रगड़ने पर घर्षण द्वारा कंघा आवेशित हो जाता है। इसके पास कागज के अणु ध्रुवित होकर
इसके पास कागज के अणु ध्रुवित होकर आ जाते हैं। किन गीले बाल व वर्षा के दिनों में कंघा व बालों के बीच घर्षण कम हो जाता है और कंघा आवेशित नहीं होता। तथा कागज के टुकड़े आकर्षित नहीं होते। ठीक, तो इस प्रकार आपने देखा कि सूखे बालों पर कंघा रगड़ने पर कंघा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, किंतु गीलों बालों पर कंघा रगड़ने पर कागज के टुकड़े आकर्षित नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है। क्लियर है? चलिए एक दूसरा प्रश्न लेकर आते हैं। वायुयान के पहिए एक विशेष प्रकार के रबर के बनाए जाते हैं जो हल्के चालक होते हैं। जबकि हम जानते हैं कि रबर कुचालक होता है, तो आखिर वायुयान के पहिए इस प्रकार क्यों बनाए जाते हैं? अब आइए इसको देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, इसी का बी पार्ट। इसको समझिए। वायुयान के पहिए हल्के चालक पदार्थ वाले रबर के बनाए जाते हैं, विशेष प्रकार के रबर के बनाए जाते हैं। उसका कारण यह है कि गति के समय भूमि से घर्षण द्वारा आवेशित पहिए का आवेश भूमि में चालित होता है। फिर से सुन लें। वायुयान के पहिए हल्के चालक वाले विशेष प्रकार के रबर से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि गति के समय भूमि से घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश
भूमि में चालित हो जाए, अन्यथा पहिए के बाहरी पृष्ठ पर अत्यधिक आवेश इकट्ठा हो जाएंगे, चिंगारी उत्पन्न करेंगे और आग लग जाएगी। क्लियर हो गए? चलिए लिख लें। वायुयान के पहिए हल्के चालक वाले विशेष रबर के बनाए जाते हैं। ताकि गति के समय घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेशों का चालन भूमि में हो सके। अन्यथा पहिए के बाहरी पृष्ठ पर अत्यधिक आवेश एकत्रित हो जाएंगे। वह चिंगारी उत्पन्न होगी और आग लग जाएगी। क्लियर है? इसलिए हम वायुयान के पहिए हल्के चालक वाले विशेष प्रकार के रबर के बनाते हैं। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न लेकर उपस्थित होते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ ढोने वाले चालक
या वाहन के गति के दौरान धातु की जंजीरें भूमि से रगड़ती हुई चलती हैं ताकि घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश भूमि में चला जाए, नहीं तो आवेश एकत्रित होकर चिंगारी उत्पन्न करेंगे और आग लग जाएगी। क्लियर? आइए इसको भी देख लें। ये तीसरा क्वेश्चन, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों के गति के दौरान धातु की जंजीर भूमि से रगड़कर आवेशित होती है। और ये उत्पन्न आवेश भूमि में चालित होते हैं। अन्यथा जंजीर पर अधिकाधिक आवेश एकत्रित होकर चिंगारी उत्पन्न करते और आग लग जाती। अन्यथा जंजीर पर अत्यधिक आवेश एकत्रित होकर चिंगारी उत्पन्न करते और आग लग जाती। अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं। ये हो गया, इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। यहाँ हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न हुआ।
और आगे प्रश्न देख लेते हैं। एक खुले तार पर बैठी चिड़िया को विद्युत का आघात नहीं लगता, जबकि भूमि पर खड़े मनुष्य को तार पकड़ने पर, छूने पर आघात लगता है। ऐसा क्यों है, इसको भी समझ लिया जाए। इसके लिए सबसे सूक्ष्म बात यह है, हम जानते हैं, जरूरी बात है कि वैद्युत धारा के चलने के लिए विभवांतर आवश्यक है। ठीक, चलिए इसको भी लिख लें। इसको सबको मिटा दे रहे हैं। तो उसका चौथा प्रश्न था ये, चिड़ियों को खुले तार पर बैठने पर आघात नहीं लगता। जबकि भूमि पर खड़े व्यक्ति को वही तार छूने पर आघात लगता है। क्योंकि वैद्युत धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। क्योंकि वैद्युत
प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक होता है। ठीक, तो यहां आप देखिए, मनुष्य व्यक्ति जब भूमि पर खड़ा है तो उसका पैर तो भूमि के विभव अर्थात शून्य विभव पर है और वह खुला तार उच्च विभव 220 वोल्ट 440 वोल्ट जो भी हो उस उच्च विभव पर है। इस प्रकार यहां दोनों बिंदुओं पर पैर और इस हाथ पर विभव में अंतर अर्थात विभवांतर होता है। इसलिए व्यक्ति के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसे वैद्युत आघात लगता है, होता है। ठीक, समझ गए? चलिए, ये हमने पहले सवाल के अंतर्गत कई छोटे छोटे सवाल पर चर्चा की। ये तो यद्यपि विभव वैद्युत विभव से संबंधित यही एक सवाल था, शेष नहीं थे, तो कुछ हमें ज्ञान हुआ। आइए अब हम आंकिक प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं। हम एक दूसरा आंकिक प्रश्न लेकर यहाँ आते हैं। चलिए दूसरे आंकिक प्रश्न को किया जाए। यह आंकिक प्रश्न है हमारा दूसरा। एकल धन व एकल ऋण बिंदु आवेश की वैद्युत बल रेखाएं हम चित्र के अनुसार दिखाए हैं, खींचे हैं। देखिए यहां ये दूसरा न्यूमेरिकल है। ये धनावेश है इस एकल धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं हम यहां खींचे हैं। इसी प्रकार एकल वैद्युत ऋण आवेश की हम वैद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं। ये धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर दूर की ओर जाती हैं, जबकि एकल ऋण आवेश के कारण ये वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत अनंत से ऋण आवेश की ओर आती हैं। ये हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। इस एकल धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में ये दो बिंदु है। मान लीजिए यहां बिंदु P है और यहां बिंदु Q है।
जबकि एकल ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, इस प्रकार से है। अब प्रश्न सुनिए क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, क्वेश्चन नंबर 1, कि हमें बिंदु P पर विभव Vp और बिंदु Q पर विभव VQ के अंतर का चिन्ह बताना है। इसका चिन्ह क्या होगा? ठीक इसी प्रकार यहां पर बिंदु B के विभव VB और बिंदु A के विभव VA के अंतर का चिन्ह हमको बताना है। ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल सुनिए। यहां इस धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु Q से बिंदु P, दूसरा सवाल, बिंदु Q से बिंदु P तथा इस ऋण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक ऋण आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर का चिन्ह बताना है। ऋण आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या हम स्थितिज ऊर्जा लिख दे रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह हमको बताना है। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु Q से P तक सूक्ष्म या लघु धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा कृत कार्य, ध्यान दीजिए, यहां क्षेत्र द्वारा कृत कार्य का चिन्ह बताना है। ये तीसरा सवाल है। यहां इसको हम A B C करके लिख रहे हैं, 1 2 3 के बजाय A B ये C। तीसरा सवाल है कि बिंदु Q से P तक लघु धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा कृत कार्य का चिन्ह। ठीक इसी प्रकार चौथा सवाल है, ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र में
बिंदु बी से ए तक ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से ए तक लघु ऋण आवेश को ले जाने में यहां बाह्य कर्ता द्वारा कृत कार्य का चिन्ह कर्ता द्वारा कृत कार्य का चिन्ह। ठीक। और अंत में एक सवाल ले लें। पांचवा सवाल इसका कि बिंदु बी से ए तक ऋणावेश को ले जाने में गतिज ऊर्जा में कमी होगी अथवा वृद्धि। बिंदु बी से ए तक ऋणावेश की गतिज ऊर्जा में कमी होगी अथवा वृद्धि। तो इस प्रकार हमने इस सवाल नंबर 2 के अंतर्गत 5 छोटे छोटे सवालों को सम्मिलित कर दिया। तो आइए इन पांचों को एक एक करके यहां किया जाए। तो पहला सवाल एक, चूंकि हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण r दूर स्थित बिंदु पर विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r। इस संबंध से q r को छोड़कर शेष सभी को कांस्टेंट मान लें, नियतांक मान लें, तो बराबर और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनल साइन समानुपाती चिन्ह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल 1/r। ये बता रहा है कि विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अर्थात दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा, ठीक, या दूरी घटेगी तो विभव बढ़ेगा। उल्टा संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का। यहां पर एक और है कि बिंदुओं को यहां के बजाय ऐसे लिया जाए, जैसे एक बिंदु यहां ले रहे हैं, यहां एक बिंदु है P, तो यहां है ऐसे, यहां है बिंदु P और यहां है बिंदु Q, ऐसे। वैसे ही यहां पर मान लीजिए कि बिंदु है A, यहां है बिंदु A, तो यहां ले लें बिंदु B, ऐसे ले लें, ठीक। बिंदुओं को इस प्रकार ले रहे हैं। इस प्रकार लेने का मुख्य कारण कि हमको इस धनावेश अथवा ऋणावेश से इस बिंदु P की दूरी देखना है। देखिए यहाँ P पास है, कम दूरी पर है, Q अधिक दूर है, वैसे यहाँ A कम दूरी पर है, B अधिक दूरी पर है। अब तो समझ गए, ठीक। तो यहाँ अब आप देखिए, चूंकि V प्रोपोर्शनल 1/r, ठीक, तो आप देखें कि यहाँ पर बिंदु P नजदीक है, पास है, बिंदु P की दूरी कम है, इसलिए P पर विभव ज्यादा होगा। तो यहां आ जाइए, Vp का विभव ज्यादा होगा। यहां बिंदु Q की दूरी अधिक है तो विभव कम। तो क्योंकि Vp बड़ा है Vq से, इसलिए Vp माइनस Vq बराबर धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने Vp माइनस Vq का मान धनात्मक है, ऋणात्मक है, माने इसका चिन्ह क्या है आपने बता दिया। क्लियर? आप यहां देखिए कि P नजदीक है, पास है, दूरी कम है, तो विभव के इस संबंध से P का विभव Vp अधिक होगा। Q दूर है तो Vq का विभव कम होगा। तो Vp ग्रेटर Vq या Vp माइनस Vq ग्रेटर 0, Vp माइनस Vq ग्रेटर 0, ग्रेटर 0 माने पॉजिटिव। यहां और आगे बढ़ा दीजिए एक लाइन, ग्रेटर 0, ग्रेटर 0 मतलब कि Vp माइनस Vq इक्वल पॉजिटिव। एक आंसर आ गया। किसी प्रकार यहां आप देखिए बिंदु B अधिक दूर है, ठीक, तो बिंदु B का विभव, यहां विभव के सूत्र से V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q ओवर R, ठीक, ये है। तो इससे मिलेगा V प्रोपोर्शनल 1/r या V प्रोपोर्शनल माइनस Q/r, ठीक। तो इससे आप देख रहे हैं कि बिंदु B पर दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा होने से यह ऋणात्मक मान कम होगा। तो यहां देखिए B का, बिंदु B का
ऋणात्मक मान कम होगा। ऋणात्मक मान कम का मतलब आप यहां समझें, देखिए जैसे कि बिंदु P का P पर विभव यहां इसको लिखें, चूंकि VB बिंदु P पर विभव का ऋणात्मक मान कम होगा, VB का ऋणात्मक मान, जैसे VB का मान यहां मान लीजिए कि ऋण 5 आ गया और VA का मान यहां ऋण 10 आ गए, तो आप देखिए VB का ऋणात्मक मान कम है और जिसका ऋणात्मक मान कम होता है वही राशि बड़ी होती है। ये तो क्लियर है। इसलिए VB बड़ा होगा VA से, VB बड़ा होगा VA से, या VB माइनस VA बड़ा होगा 0 से, या VB माइनस VA बराबर पॉजिटिव। ये आगे इस बात को फिर से आप समझें, यहां आप देखिए कि बिंदु B जिसकी दूरी अधिक है, तो दूरी अधिक होने से ये ऋणात्मक मान, विभव का ऋणात्मक मान कम होगा, और देखिए जिसका ऋणात्मक मान कम होता है, ऋण 5 माने हैं, उसका मान अधिक होता है। इसलिए बिंदु B पर विभव VB बड़ा है बिंदु A के विभव B से, या VB माइनस VA ग्रेटर 0। यदि कोई राशि शून्य से बड़ी है मतलब वो धनात्मक है, तो यहाँ आपने VB माइनस VA पॉजिटिव लिखा है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा पहला सवाल था, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहे हैं कि Q से P तथा A से B तक ऋणावेश की स्थिति जो है, ध्यान दीजिए ऋणावेश सदैव उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर चलते हैं, क्योंकि ऋणावेश उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर चलते हैं। अतः यहां आप देखिए इस धनावेश के वैद्युत क्षेत्र के केस में कि ऋणावेश उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर चल रहे हैं। यहाँ आप देखिए ऋणावेश को हम Q से P तक ले जा रहे हैं, Q से P तक ऋणावेश उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर चलते हैं। इसका मतलब हुआ कि Q की स्थितिज ऊर्जा अधिक है, ठीक, माने Q की स्थितिज ऊर्जा UQ अधिक है, किससे? P की स्थितिज ऊर्जा से U। क्लियर है? हमने कहा कि चूंकि ऋणावेश उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर चलते हैं, ऋणावेश को हम Q से P की ओर ला रहे हैं, तो देखिए जब Q से P की ओर हम लाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक है, क्योंकि ऋणावेश उच्च से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर चलते हैं। क्लियर? तो ये हो गए। तो
तो इनमें अंतर यू क्यू माइनस यूपी ग्रेटर 0, इसलिए यू क्यू माइनस यूपी इज पॉजिटिव। ठीक, यहां भी आपने दिखाया। ठीक इसी प्रकार इसके सेकंड पार्ट को देखिए, ऋणावेश वाले वैद्युत क्षेत्र। हम ऋणावेश को ए से बी तक ले जा रहे हैं, ऋणावेश को ए से बी तक ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर से जरा ध्यान दीजिए, इसको जरा इधर करिए। ध्यान दें, यहाँ धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई ऋणावेश लाएं, देखिए धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई ऋणावेश लाएं, तो आप देखिए दोनों विजातीय आवेश हैं, इसलिए आकर्षण के कारण यह ऋणावेश धनावेश की ओर आएगा। ठीक, यहाँ पर ऋणावेश की गति की दिशा Q से P की ओर है ना, चूंकि ऋणावेश की गति Q से P की ओर, ये समझे कि नहीं? धनावेश के क्षेत्र में ऋणावेश लाने पर विजातीय आवेश होने के कारण ऋणावेश आकर्षित होगा माने Q से P की ओर चलेगा। तो चूंकि ऋणावेश की गति Q से P की ओर है, अब ऊपर बता ही चुके हैं कि ऋणावेश उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर जाते हैं। तो Q से P की ओर है माने Q की स्थितिज ऊर्जा अधिक है, UQ greater U, this implies UQ minus UP greater G, this implies UQ minus UP equal positive। तो आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक, इसी प्रकार यहां देखिए, इस ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र में यदि हम ऋणावेश लाएं, ये ऋणावेश लाएं, तो ऋणावेश दोनों सजातीय आवेश हैं। इस सजातीय आवेश होने के नाते यह ऋणावेश दूर हटेगा, प्रतिकर्षित होगा, यह दूर जाएगा, इधर जाएगा। दूर जाने का मतलब यह बिंदु A से B की ओर जाएगा। फिर से समझ लें, ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र में यदि ऋणावेश लाएं तो सजातीय आवेश होने के नाते प्रतिकर्षण पर लगेगा, अर्थात वह लघु ऋणावेश दूर जाएगा। दूर मतलब A से B की ओर जाएगा। पुनः चूंकि ऋणावेश बिंदु A से B की ओर ऋणावेश A से B की ओर जाता है, अतः
ठीक। और ऋणावेश चलते किधर है? अधिक स्थितिज ऊर्जा से कम स्थितिज ऊर्जा की। इसका मतलब ए की स्थितिज ऊर्जा अधिक है, पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए यू, ये अधिक है, ग्रेटर है बी की स्थितिज ऊर्जा यू। इसका अर्थ हुआ यू ए माइनस यू बी ग्रेटर 0। इसका अर्थ हुआ कि यू ए माइनस यू बी इक्वल पॉजिटिव। तो यहां भी आपने इस सवाल नंबर 2 में इन बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बनाया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ इन दोनों को मिटा लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सी, यहां से क्या है? Q से P तक लघु धनावेश को लाया जाता है। अब जरा धनावेश देखिए, यदि हम धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में लघु धनावेश लाएं, देखिए तो सजातीय आवेश होने के नाते इनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक, ये प्रतिकर्षण होगा, माने यह धनावेश दूर की ओर जाएगा, लघु धनावेश दूर की ओर जाएगा। तो हमको Q से P की ओर लघु धनावेश को लाना, हमको धनावेश को पास लाना, यहां धनावेश को पास लाना है। तो देखिए, क्योंकि लघु धनावेश प्रतिकर्षण के कारण दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। हमको क्या करना है? Q से P इसे पास लाना है। तो पास लाने के लिए बाह्य कर्ता द्वारा कार्य किया जाए, इसे पास Q से P लाने में बाह्य कर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। अतः क्षेत्र द्वारा कृत कार्य ऋणात्मक होगा। यहां तो कार्य बाह्यकर्ता कर रहा है, अतः क्षेत्र द्वारा कृत कार्य ऋणात्मक होगा। ये ऋणात्मक होगा। क्लियर? चलिए इसका सेकंड पार्ट
अब यहां देखिए ये डी, अगला डी। अब आप देखिए यहां बिंदु बी से ए तक लघु ऋणावेश को, ठीक, यहां देखिए ऋण आवेश को ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो सजातीय आवेश होने के नाते यहां भी प्रतिकर्षण होगा, ठीक, अर्थात ये दूर जाएगा। यहां देखिए लघु ऋणावेश को लघु ऋणावेश प्रतिकर्षण के कारण दूर, दूर मतलब ए से बी की ओर जा रहा है। और हमको इसको बी से ए तक लाना है, अतः बी से ए तक लाने में प्रतिकर्षण के विरुद्ध बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। अतः बाह्यकर्ता द्वारा कृत कार्य धनात्मक होगा। ठीक, यहां आप देखिए ये ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र में ऋणावेश लाए हैं, सजातीय आवेश होने के नाते लघु ऋणावेश प्रतिकर्षित होगा, अर्थात ए से बी की ओर जाएगा। हमें इस लघु ऋणावेश को बी से ए तक अर्थात क्षेत्र के विपरीत प्रतिकर्षण बल के विपरीत ले जाने में बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, अतः यह बाह्यकर्ता द्वारा कृत कार्य धनात्मक होगा। क्लियर हो गए? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बी से ए तक ऋणावेश की गतिज ऊर्जा। अब आप देखिए ऋणावेश पर प्रतिकर्षण बल लग रहा, चूंकि ऋणावेश प्रतिकर्षण के कारण दूर, दूर मतलब ए से बी जा रहा है, ठीक, बी से ए तक लाने में बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध
बी से ए तक लाने में वेग घटेगा, अतः गतिज ऊर्जा घटेगी। देखिए, आप प्रतिकर्षण बल के विरोध में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेग घटेगा, जब वेग घटेगा तो यहाँ गतिज ऊर्जा घट जाएगी। इस प्रकार से आपने इस आवेश के इस प्रश्न के तहत छोटे छोटे 5 प्रश्नों को किए। और आगे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये अगला प्रश्न है आज का, ये तीसरा और अंतिम प्रश्न। इसका ए पार्ट है, डी भुजा वाला एक वर्ग है जिस पर चित्रानुसार आवेश शीर्षों पर स्थित है। ए बी सी डी ये वर्ग है जिसकी भुजा टी सेंटीमीटर है। इस पर आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश स्थित है। ठीक, इस निकाय निर्माण में कृत कार्य, पहला सवाल है निकाय निर्माण में कृत कार्य। पहला सवाल है और इसी का सेकंड पार्ट है, इसके केंद्र पर Q0 आवेश लाने में कृत अतिरिक्त कार्य। इसका केंद्र कहां होगा? विकर्णों का कटान बिंदु। यहाँ E, यहां पर कौन सा आवेश ला रहे हैं? Q0। केंद्र E पर Q0 लाने पर कृत अतिरिक्त कार्य। ये सवाल है, ये 2 सवाल हैं, इनको करना है। समकोण त्रिभुज ADC
में पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 2D स्क्वायर D अंडर रूट 2 चूंकि विकर्णों के कटान बिंदु E को केंद्र कहते हैं। यह विकर्णों को समविभाजित करता है। अतः EA बराबर EB बराबर EC बराबर ED बराबर D√2 अपान 2 बराबर D अपान अंडर रूट 2। ठीक, ये हो गया। ये विकर्णों के बीच की दूरी हो गई D अपान अंडर रूट 2। अब चलिए, चूंकि कार्य निकाय की अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, चूंकि कार्य निकाय की अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक, बिंदु A पर Q आवेश लाने में कृत कार्य बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। नंबर 1। नंबर 2, बिंदु B पर ऋण Q आवेश लाने में कृत कार्य जब बिंदु A पर आवेश Q उपस्थित हो। ठीक,
यह कार्य बराबर होगा -q गुणे q के कारण बिंदु B पर विभव बराबर आवेश गुणे बिंदु B पर विभव। यही बराबर आवेश -q गुणे बिंदु B पर विभव 1/4πε0 q बटे d। ये समीकरण 2। तीसरा, बिंदु C पर +q आवेश लाने में कृत कार्य जब q व -q क्रमशः बिंदु A व B पर बराबर आवेश q गुणे इन आवेशों के कारण विभव q/4πε0 इंटू d। d माने d√2 प्लस -q/4πε0 इंटू d। ये समीकरण 3। और चौथा, बिंदु D पर -q आवेश लाने में कृत कार्य जब q -q व q क्रमशः बिंदुओं A, B व C पर हो। यही बराबर -q गुणे, अब इस A के कारण q/4πε0 इंटू d प्लस -q/4πε0 इंटू d√2। यहां से यहां तक की दूरी d√2 लिखिए, फिर प्लस अब C के आवेश q के कारण D पर विभव q/4πε0 इंटू d। ये है समीकरण 4। निकाय, अब निकाय निर्माण में कृतनियत कार्य। निकाय निर्माण में कृतनियत कार्य
क्या करेंगे, इन सभी कार्यों को जोड़ेंगे। ठीक, W बराबर हर जगह देखिए 1/4πε0, यहां तक कि Q भी है, सबका मान लेते हैं। तो Q/4πε0d ये हम कॉमन लेंगे। तो पहले में तो 0 है, 0 में कुछ कॉमन लीजिए, ये 0 हो गए। दूसरे में देखिए Q में Q का गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर आएगा, इसलिए Q²/4πε0d कॉमन। तो यहाँ Q²/4πε0d कॉमन लिए तो -Q बचेगा। ठीक, और यहाँ देखिए Q²/4πε0d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ दो पद हैं तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, प्लस ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ बच गया 1/√2 और प्लस में माइनस का गुणा माइनस Q²/4πε0d, सब कॉमन हो गया तो 1। फिर से देख लें, ये Q²/4πε0d कॉमन है पहले से, जब सब कुछ कॉमन हो गया तो 1/√2 बचा, प्लस में माइनस का गुणा हुआ माइनस बचा, और ये Q²/4πε0d पूरा कॉमन हो गया तो 1, ये -1 हो गया। आगे इसमें देखिए ये Q²/4πε0d ये पूरा कॉमन है, यहाँ तो -1 बचेगा, कई पद है। ठीक, ये माइनस कई पद है तो ब्रैकेट, यहाँ तो 1 बच गया, और यहाँ देखिए ये माइनस तो लिए हैं, और ये Q² प्लस में माइनस का गुणा माइनस बचेगा। ठीक, सब कॉमन हो जाएगा तो 1/√2 बचेगा। अब यहाँ पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा, +1 बचेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये बच। अब यहाँ जगह नहीं है, अब इसको मिटा करके इधर लिखते हैं, यहाँ ऊपर मिटा दें। चलिए लिखा जाए, W बराबर यहाँ Q²/4πε0d कॉमन, यहाँ देखिए -1 और ये 1 और 1 मिलकर 2 -2, तो -1 -2 मिलकर हो गया -4। क्लियर, देखिए -1 ये 1 1 मिलकर 2 -2, तो -2 मिलकर हो गया -4, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 1/√2 हो गया 2/√2 ये आगे इसको हल करने पर। और आगे देखिए ये 4 ज्यादा है, माइनस है, माइनस से कॉमन ले ले, ये हो गया -Q²/4πε0d, ये अब 4 पहले आ गया। अब ये देखिए 2/2, इसको हल करेंगे तो करनी में 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 2/2 है,
इसको लिखेंगे करनी में 2 गुणे करनी में 2 बटे करनी में 2, करनी में 2 कट जाएगा तो वही करनी में 2 बचेगा। ठीक, इस प्रकार आपने इस निकाय निर्माण में कृतकारी W को निकाला। कितने नंबर का समीकरण होगा? 5 नंबर का समीकरण आप कह सकते हैं, 5 कह लीजिए। ये तो आपका एक पार्ट हो गया इन निकाय निर्माण में कृतकारी। अब इसका बी पार्ट देखिए। देखिए बिंदु ई पर विकर्णों के शीर्षों के कारण विभव दूसरे विकर्णों के शीर्षों के कारण विभव से निरस्त हो जाएगी। जैसे यहां देखिए बिंदु ई पर ए व सी के आवेशों के कारण विभव ठीक, बिंदु बी व डी के आवेशों के कारण विभव के बराबर व विपरीत चिन्ह होने के कारण निरस्त कर देंगे। अतः केंद्र ई पर नेट विभव शून्य होगा। जिससे Q0 आवेश को लाने में कृतकारी शून्य होगा। समझ गए? देखिए यहां बिंदु ई पर प्लस के कारण विभव दूरी ए बराबर है ईसी के, दूरी ए बराबर है ईबी के, ईटी के, माने सभी दूरियां बराबर हैं तो विभव भी बराबर होगा। और चिन्ह जब विपरीत है तो एक दूसरे से कट जाएंगे, नेट विभव शून्य होगा। तो कृत कार्य आवेश गुणे विभव होता है, तो विभव जब 0 हो गया तो कृत कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। थैंक्स।